प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 गणित में हम लोग प्रश्नावली 10.2 के 14 सवाल कर चुके थे। देखते हैं 15वां सवाल। बिंदुओं P तथा Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अंतः तथा बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थित सदिश ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको दो बिंदु दिए गए हैं P, तो हमने उसका स्थित सदिश जो दिया गया उसको OP मान लिया I + 2j - k, और दूसरा जो Q उसको OQ कह दिया -I + j + k, और m/n जो दिया गया है वो 2:1 दिया गया है। तो अंतः विभाजन में बिंदु R का स्थित सदिश क्या हो जाएगा? बिंदु R का स्थित सदिश खंड सूत्र अगर आपको पता होगा और नहीं भी पता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या करेंगे हम लोग, इतना याद रखिए कि ये पहला वाला अनुपात दूसरे वाले सदिश के साथ, पहला वाला दूसरा वाला पहला वाले सदिश के साथ, तो क्या हो जाएगा? पहले वाला अनुपात दूसरे वाले 2OQ - 1 + 1 OP वेक्टर अपॉन 2 + 1, बस ये करना है। तो 2P का Q का स्थित सदिश -I + j + k + 1 × I + 2j - k अपॉन 2 + 1। तो इसको जोड़ देते हैं, माइनस का 2i प्लस का i तो माइनस का i कैप, 2j + 2j + 4j कैप हो गया, 2k कैप और -1 चला जाएगा तो प्लस का k कैप हो गया अपॉन 3। तो ये तो हो गया अंतः विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थित सदिश। अब जब ये बाह्यतः विभाजित करता है, बाह्य विभाजन जब होता है तो बिंदु R का स्थित सदिश, बिंदु R का स्थित सदिश, तब बिंदु R का स्थित सदिश क्या हो जाएगा? केवल इतना अंतर हो जाता है पहले वाले से कि प्लस की जगह माइनस हो जाता है। 2 × OQ वेक्टर -1 × OP वेक्टर अपॉन 2 - 1। 2OQ का स्थित सदिश था -I कैप + j कैप + k कैप, -1 ना लिखें तब भी कोई बात नहीं है, 2j कैप - k कैप अपॉन 2 - 1। तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2i माइनस का i तो माइनस का 3i कैप, प्लस का 2j माइनस का 2j यानी कि 0j कैप हो जाएगा, 2k कैप प्लस का k कैप यानी कि 3k कैप हो जाएगा अपॉन 1, यानी कि आ गया -3i कैप + 3k कैप। तो ये हो गया बाह्यतः, ये हो गया अंतः। 16वां सवाल हमारा है, दो बिंदुओं P और Q को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। यानी कि दो बिंदु दिए हैं, उनके मध्य बिंदु का स्थित सदिश ज्ञात करना है। तो जो बिंदु दिए हैं उनके स्थित सदिश लिख लेते हैं, 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप, और ये Q का स्थित सदिश क्या हो जाएगा? 4i कैप + j कैप - 2k कैप। मध्य बिंदु का स्थित सदिश, मध्य बिंदु का स्थित सदिश कैसे ज्ञात करेंगे? मध्य बिंदु माने जो दोनों बिंदुओं के स्थित सदिश को 1:1 के अनुपात में विभाजित करे। तो 1:1 में मतलब एक इधर लिखा जाएगा, एक इसके साथ भी लिखा जाएगा, तो कोई मतलब नहीं उसका, अपान में 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा नीचे। तो सीधे ही लिख दें OP + OQ अपॉन
टू। किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का स्थित सदिश ज्ञात करना हो तो उन दोनों बिंदुओं के स्थित सदिश को जोड़ के आधा कर दिया। OP को जोड़ो 2i + 4j मतलब 6i कैप, 3j + j यानी कि 4j कैप, 4k - 2k 2k कैप अपॉन 2। तो ये 3i कैप + 2j कैप + k कैप, ये हमको प्राप्त हो गया मध्य बिंदु का स्थित सदिश। 17वां सवाल हमारा है, दर्शाइए कि बिंदु A, B और C जिनके स्थित सदिश क्रमशः A वेक्टर बराबर 3i - 4j - 4k, B वेक्टर बराबर 2i - j और प्लस k और C वेक्टर बराबर i - 3j - 5k हैं, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करते हैं। तो ये बिंदु जो दिए गए हैं उनमें हमने पहले को OA, A का स्थित सदिश OA मान लिया, B का स्थित सदिश OB मान लिया, C का स्थित सदिश OC मान लिया। अब हमें मालूम है समकोण त्रिभुज में कि भुजाओं में एक संबंध होता है, तो हमें भुजाएं पहले ज्ञात करनी होंगी। भुजाओं का स्थित सदिश पहले ज्ञात कर लेते हैं AB वेक्टर। तो AB वेक्टर क्या बताया गया है, दूसरे से पहले को घटा दो तो ज्ञात हो जाएगा। 2i से 3i गया तो -i कैप, -j से और इसे घटाओगे तो ये प्लस का 4j हो जाएगा, तो प्लस का 3j और k से इसे घटाओगे तो प्लस का 4k हो जाएगा, तो ये 5k कैप हो गया। अब हम AB का मापांक और ज्ञात कर लें। तो मापांक कैसे ज्ञात करते हैं, ij के गुणांकों का वर्ग कर देते हैं। तो ये हो गया 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। 25 और 10 ये हो गया 35 मापांक हो गया। इसी प्रकार से अब दूसरी भुजा को ज्ञात कर लेते हैं BC। BC का मान क्या हो जाएगा, बाद में C लिखा है तो OC - OB, यानी कि C के स्थित सदिश से B का स्थित सदिश घटाना है। I से -2i घटाएंगे तो माइनस का i कैप बचेगा, -3j से -j घटाएंगे तो प्लस का j हो जाएगा, यानी कि -2j कैप बचेगा। -5k से इसे घटाएंगे प्लस k को तो माइनस का ये k हो जाएगा, तो -6k कैप हो गया। आप BC का मापांक अगर ज्ञात करते हैं तो -1 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग प्लस -6 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 6 का वर्ग 36, 36 4 40 और ये हो गया 41। अब CA वेक्टर निकाल लेते हैं। CA वेक्टर क्या हो जाएगा, OA - OC। OA का स्थित सदिश ये लिखा, OC का ये घटा देते हैं। 3i से i गया तो 4i कैप, -4j कैप और प्लस का 3j हो जाएगा, तो माइनस का j कैप, माइनस का 4 कैप और प्लस का 5, तो प्लस का k कैप बचेगा। अब CA का मापांक ज्ञात कर लेते हैं। तो CA का मापांक 4 चक्को 4 का वर्ग और प्लस -1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, तो ये हो गया 4 चक्को 16, 3i से i यहाँ पे तो गलत हमने लिख दिया, 2i कैप होगा और यहाँ पे 2 का वर्ग, 2 दूना 4 प्लस 1 और प्लस 1, ये हो जाएगा √6। तो हमें सबके मापांक ज्ञात होगा। AB का मापांक आया
35, BC का मापांक आया √41 और CA का मापांक आ गया √6। तो हम देखते हैं कि BC² बराबर AB² प्लस CA², ये 41 हो जाएगा। AB का 35 प्लस 6, ये भी 41 हो गया। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। अतः जो बिंदु ABC के स्थित सदिश दिए गए हैं ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। 18वां सवाल है, एक आकृति दिखाई गई है जो त्रिभुज ABC बना हुआ है। इसके लिए ये 4 कथन दिए गए हैं। इनमें से पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। तो जब त्रिभुज के योग का नियम हम लोगों ने पढ़ा था या सदिशों का योग पढ़ा था, तो उसमें आपने पढ़ा था कि अगर एक वेक्टर का शीर्ष दूसरे वेक्टर की पुच्छ से जुड़ा हुआ है तो पहले वेक्टर का पुच्छ और बाद वाले का शीर्ष उनका योग प्रकट करता है। तो इस चित्र से क्या हो जाएगा कि AC वेक्टर बराबर किसके है, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। अब यदि हम इसको इधर ले जाएं, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, तो ये उधर जाएगा तो माइनस का AC हो जाएगा, इधर 0 रह जाएगा। तो ये तो हमको सही मिल गया, ये सही है। अब हम जानते हैं अगर दिशा बदल देते हैं किसी सदिश की तो उस पर माइनस चिन्ह आ जाता है। माइनस और माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, CA बराबर 0। तो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर और प्लस CA वेक्टर बराबर 0। तो ये पहली कंडीशन लिखी हुई ये भी सही है। अगर हम AB वेक्टर अभी बताया किसी की दिशा बदल दें तो उसको माइनस चिन्ह, तो ये इसको माइनस CB लिख सकते हैं प्लस CA वेक्टर बराबर 0। ये किस में लिखा हुआ है, D में। तो हमारा कथन कौन सा सही नहीं है, C आंसर हो गया। C सत्य नहीं है, C सत्य नहीं है इसका। 19वां सवाल हमारा है, यदि A और B संरेख सदिश हैं तो कौन सा कथन सत्य नहीं है। 4 कथन दिए गए। संरेख सदिश की हमने जब आपको परिभाषा बताई थी तो हमने बताया था A बराबर लेमडा B हो सकता है या B बराबर लेमडा A हो सकता है। इसमें लेमडा का मान कुछ भी हो सकता है, लेमडा बराबर प्लस माइनस 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो पहला कथन सही हो गया, B बराबर लेमडा A सही है। अब अगर ये वाला ले लें, A बराबर लेमडा B और लेमडा की जगह प्लस माइनस 1 रख दें तो ये दूसरा कथन भी सही है। A और B के क्रमागत घटक समानुपाती नहीं है। अगर A वेक्टर ले लें कोई, A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप, तथा B वेक्टर कोई ले लें तो A B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। तो अगर ऐसे लिखेंगे A बराबर लेमडा B लिख देंगे, अगर इसको लेमडा B, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लेमडा B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। और उधर A वेक्टर क्या हो जाएगा, A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप। अगर तुलना करें
तो बराबर है, तो A1 बराबर क्या हो जाएगा लेमडा B1 और A2 बराबर क्या हो जाएगा लेमडा B2 और A3 बराबर क्या हो जाएगा लेमडा B3। यहाँ पे नहीं होना चाहिए ए और बी के, तो A1 बटे B1 क्या हो जाएगा लेमडा, A2 बटे B2 बराबर क्या हो जाएगा लेमडा, A3 बटे B3 बराबर क्या हो जाएगा लेमडा। यानी कि ए और बी के क्रमागत घटक समानुपाती हैं। तो हमारा बचा डी, दोनों सदिशों ए और बी की दिशा समान। संरेख में ये कोई कंडीशन नहीं है कि दिशा समान होनी चाहिए, तो यही हमारा कथन सही नहीं है। तो डी ऑप्शन इसमें हो गया सत्य हमारा, यानी कि ये दिए हुए सदिशों के लिए सही नहीं है, तो उत्तर हमारा डी ऑप्शन हो गया। इस प्रकार हमारी ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। आप देखेंगे अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज। धन्यवाद।